एक छोटे से गांव में शांता और रमना नाम का एक जोड़ा रहता था। प्रसाद और विनोद नाम के उनके 2 बेटे थे। उनके पास कम जमीन जायदाद थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया था। दोनों ने अच्छा खासा काम करना शुरू कर दिया। एक दिन शांता की भाभी कावेरी रोते हुए उसके घर आई। दीदी, तुम्हारा भाई बहुत बीमार है और बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। अपने भाई की खबर सुन तुरंत एक ऑटो किराए पर लेकर वो लोग अस्पताल पहुंचे। उसका भाई सच में बहुत बीमार था। जब उसने अपनी बहन को देखा तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बहन, मुझे पता है कि मैं लंबे समय तक नहीं जीने वाला। मेरा समय अब पूरा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी कावेरी को अपनी बहू बना लो। मैं तुमसे विनती करता हूं। क्योंकि यह उसके भाई की आखिरी इच्छा थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा की शांति के लिए शांता और रमना दोनों मान गए। भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी कावेरी से करने का फैसला किया, लेकिन वो पहले से एक लड़की को पसंद करता था, इसीलिए छोटे भाई विनोद से उसकी शादी कर दी गई। जिस दिन से कावेरी बहू बनकर आई, उसने अपने ससुराल वालों की सेवा करनी शुरू कर दी। वो खुशी खुशी अपने पति से प्यार, जेठ का सम्मान और बुजुर्गों की देखभाल करने लगी। इसी तरह दिन गुजरते गए। वे सब साथ में बड़े खुश थे। एक दिन रमना का बचपन का दोस्त नारायण उनके घर आया। शांता और रमना उसे अपने घर में देखकर बहुत खुश हुए। तुमने हमें बहुत सालों बाद याद किया। कैसे हो और क्या कर रहे हो? किसी सरकारी काम से मैं पास के गांव आया था और मुझे याद आया कि तुम यहाँ रहते हो। तुमने अच्छा किया। शांता, हम दोनों के लिए खाना तैयार करो। खाना और बाकी की चीजों के बारे में मत सोचो। मैं तो तुमसे अपनी बेटी की शादी के बारे में। ओह, मेघना इतनी जल्दी बड़ी हो गई? मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन उसने मुझे तुम्हारे बेटे की तस्वीर दिखाई और उसके साथ शादी करने को कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम तो जमीन जायदाद वाले हो, अपनी बराबरी में करना चाहते होगे रिश्ता। हमारे बारे में भी पूछताछ तो की ही होगी। हाँ, मैं पूछताछ जरूर करता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि प्रसाद तुम्हारा बेटा है, मैंने ये सब जरूरी नहीं समझा और तुरंत रिश्ते के लिए मान गया। तुम एक अमीर आदमी हो, मैं काफी साधारण। ये मेल कैसे बैठेगा ये तो सोचो। तुम्हारा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है और मुझे अपनी बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तभी प्रसाद वहां आ गया। अरे सुनो तो बेटा, प्रसाद, तुम्हें पता है कि नारायण एक शानदार रिश्ता लेकर आया है। तुम जरा लड़की की तस्वीर देख लो और फिर बताओ तो हम रिश्ता पक्का कर दे। बताओ देखकर कि कैसी लगी तुम्हें लड़की। पापा, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मुझे बताओ बेटा, तुम खुलकर बता सकते हो। पापा, मुझे मेघना नाम की एक लड़की पसंद है। उसके पिता केमिकल कंपनी में एमडी हैं। देखो, वो बहुत अमीर लोग हैं और हम मिडिल क्लास। क्या वो अमीर नारायण अपनी बेटी को एक मिडिल क्लास परिवार में देने के लिए मानेगा? मुझे विश्वास है पापा, आप एक बार उसके माता पिता से जाकर बात तो करें। फिर रमना ने प्रसाद को सच्ची बात बताई कि यही वो नारायण है, मेघना के पिता। सभी को बहुत खुशी हुई। एक हफ्ते के अंदर ही बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई और नई दुल्हन घर में आई। सोफे पर बैठी मेघना अखबार पढ़ रही थी। मेघना बेटी, मेरे लिए 1 कप चाय और अपने ससुर के लिए 1 कप कॉफी ले आओ। मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ और न ही मैं आपकी नौकरानी हूँ कि ये सब काम करूँ। आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप खुद अपना काम कर सकती हैं। उसकी बातें सुनकर शांता चौंक गई और चुपचाप रसोई में गई और चाय बनाने लगी। तभी कावेरी सामने के आंगन की सफाई कर रसोई में आई। माँ जी, आप जाइए और आराम करिए, मैं आपके लिए चाय और पापा जी के लिए कॉफी बना दूंगी। कावेरी की बात सुन शांता हॉल में आई और टीवी ऑन किया। जब मैं अखबार पढ़ रही होती हूँ और अगर कोई टीवी ऑन करते तो मुझे बहुत चिढ़ मचती है। अभी टीवी देखने का टाइम है क्या? बाद में देख लीजिएगा।
मेघना के ऐसे कहते ही शांता ने चुपचाप टीवी बंद कर दिया और जाकर सोफे पर बैठ गई। इसी बीच कावेरी चाय और कॉफी लेकर आई और देकर वापस किचन में जाने लगी कि अचानक मेघना ने उठकर कावेरी के चेहरे पर तमाचा मार दिया। इससे शांता सकपका गई। तुमको किस बात का इतना घमंड है? हाँ, क्या तुमको इतनी अकल नहीं कि तुम्हें मुझे भी कॉफी देनी चाहिए? ये तुम्हारी शान के खिलाफ है क्या? मुझे नहीं पता था कि आपको भी कॉफी पीनी है, इसलिए नहीं पूछा। लेकिन क्या आप इसके लिए मुझे तमाचा मारेंगी? देखो, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, और खराब मत करो, नहीं तो पता नहीं क्या कर डालूंगी। सोफे पर बैठी शांता चुपचाप चाय पीने लगी और मेघना बेशर्मी से सोफे पर लेट गई और अपने पैरों को झुलाने लगी। यह देखकर शांता वहां से उठ गई और अपने कमरे में चली गई। मेघना के बर्ताव से वो बहुत दुखी थी। जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। मेघना अपने बर्ताव में बद से बदतर हो रही थी और सभी लोगों की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं रही। वो अपने ससुराल वालों का कोई लिहाज नहीं करती थी। सब उसे नापसंद करने लगे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मेघना फिसलकर नीचे गिर पड़ी और उसके सिर पर चोट लग गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रमना उस अस्पताल के डॉक्टर को जानता था, इसीलिए उसने मेघना का रवैया बदलने के लिए डॉक्टर से मदद मांगी। उन्होंने हामी भर दी। आपने इसे तुरंत अस्पताल लाकर बहुत अच्छा किया। नहीं लाते होते तो इसकी बीमारी का पता नहीं चलता। बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपना चश्मा पहने और रिपोर्ट्स को ठीक से देखें। मुझे लगता है कि आप नकली डॉक्टर हैं। डिग्री खरीद कर डॉक्टर बने हैं आप। तुम क्या सोच रही हो ये तुम ही जानो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अजीब वायरस है जिसकी कोई दवा नहीं। घर पर भी आप लोगों को सावधान रहना होगा। बेहतर होगा आप इसे एक कमरे में बंद कर दें और कोई भी इसके पास न जाए। डॉक्टर की सलाह मान घर वाले मेघना को ले आए और उसे कमरे में बंद कर दिया। उसे बुरा लगने लगा। वो खिड़की के पास जाती और सबको पुकारती, लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। उसकी खिड़की के सामने से गुजरते हुए हर कोई उसे कोसता हुआ जाता। इस सब से मेघना को अपनी हालत पर बुरा महसूस होने लगा। जब कावेरी लंच की प्लेट लेकर उसके पास जाती तो सभी वहां जाते और उसे ऐसे देखते जैसे कोई अजीब हरकत कर रही हो। तुम दरवाजा क्यों खोल रही हो? बेहतर है उसे खिड़की से खाना दे दो, पास न जाओ उसके। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर वो मेरी जेठानी है, मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करूं? उसके अमीर परिवार में उसका पालन पोषण अलग तरीके से हुआ होगा। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इसका वायरस हम सभी में फैल सकता है। हो सकता है, वैसे भी एक दिन तो सभी को मरना है और मुझे कोई डर नहीं। मैं अपनी बहन जैसी जेठानी को इस तरह दुख झेलते नहीं देख सकती। कावेरी ने उनकी बात नहीं सुनी और अंदर जाकर उसने मेघना को अपने हाथों से खाना खिलाया, पीने के लिए पानी दिया और उससे प्यार से बात की। मेघना को अपना सबके लिए किया गया बदतमीजी भरा बर्ताव याद आया और शर्म महसूस हुई और तुरंत उसने कावेरी से माफी मांगी। कावेरी, प्लीज मुझे मेरे बुरे बर्ताव के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बुरा सोचा और किया। मेघना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। जब वो इस तरह दुखी महसूस कर रही थी, परिवार के सभी सदस्य उसके पास आए और उसे बताया कि उसके अंदर कोई वायरस नहीं है। तब से मेघना सभी को मान सम्मान देने लग गई। एक गांव में राजेश्वरी और दामोदर बहुत ही साधारण से पति पत्नी थे। उनके शंकर और प्रसाद नाम के 2 बेटे थे। वे दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वे अपने पिता के साथ अपनी छोटी सी जमीन पर खेती का काम करते थे। राजेश्वरी और दामोदर ने दोनों बेटों की शादी करके अर्चना और पूजा को अपनी बहुएं बना लिया। वे दोनों सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपने काम आपस में बांट लेती थी। उसके बाद वे रात तक आराम करती थी। घर का काम खत्म करने के बाद जब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था, अब मैं गिनूंगी और तुम जाकर छिप जाओ, लेकिन याद रहे छिपने के लिए पड़ोसियों के घर मत चली जाना। फिर तो मैं छिपने के लिए पड़ोस की गलियों में ही जाऊंगी। तुम मुझे इतना क्यों चिढ़ा रही हो? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी टांग खींच रही थी।
ये सारे खेल तुम सासू माँ के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं। तुम अगर छिपने के लिए बाहर जाओगी तो लोग हम पर हंसेंगे कि राजेश्वरी की बहुएं छोटे बच्चों की तरह लुका छिपी खेल रही हैं। ऐसा मत करना। ओके दीदी, तो मैं अपने कंपाउंड में ही छुप जाऊंगी। इतना कहकर वो जाकर बाथरूम में छिप गई। पूजा गिनती गिनने लगी और गिनती गिनने के बाद वो अर्चना को खोजने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। आखिर में उसे बाथरूम की याद आती है और वो जाकर देखती है कि पूजा उस बाथरूम में ही छिपी हुई है। पूजा, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम बाहर आओ और अब गिनती गिनने की बारी तुम्हारी। इतना कहकर वो मस्ती से चिल्लाने लगी। तभी राजेश्वरी दौड़ती हुई आई। ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब तुम दोनों बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो। तुम्हारी एक सास है, ये क्या छोटे बच्चों की तरह खेल रही हो? हम जानते हैं सासू माँ, लेकिन हम क्या करें? इसके अलावा हमने सारा काम खत्म कर लिया है। अब हमारे पास कोई काम ही नहीं, ना ही हमारे पास देखभाल करने के लिए हमारे बच्चे हैं। तो क्या करते? तुम्हें क्या हो गया है? दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ती जा रही है। जल्दी तुम मुझसे लड़ने लग जाओगी, ऐसा लगता है। आप तो जानती हो सासू माँ, मैं तो चींटियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। क्या तुमने मुझे चींटी कहा? आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? दीदी तो आपको ऐसे बोलती ही रहती है। हाँ, अब मुझे तरह तरह के नामों से बुलाओ, फिर तो किसी दिन तुम मुझे गिरगिट भी बुला सकती हो। देखो, तुम लोग अपनी जुबान को लगाम दो, मुझे पसंद नहीं है ये सब, समझी? हाँ हाँ, आप ही ने तो कहा कि हमारे मुंह पर और हमारी बोली पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम अपनी जुबान पर कैसे लगाम लगाएंगे? अगर हमारे पास कोई काम हो तो हम लगातार काम कर सकते हैं, हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं। इन निठल्लियों के पास तो कोई काम नहीं, इनसे बहस करना बेकार है। ये सोचकर वो हॉल में गई और एक सोफे पर बैठ गई। दोनों बहुएं अब भी बाथरूम के पास ही खड़ी थी। मैं नहीं मानती कि तुमने मुझे बाथरूम में छिपा देखा, मैं आउट नहीं हूं। ठीक है, तो जाओ और तुम फिर से छुप जाओ, मैं गिनना शुरू करती हूँ। 1 2 3। तो अर्चना गिनने लगी और पूजा अब एक नई जगह छिपना चाहती थी। इस बार ऐसी जगह छिपूंगी कि मुझे ढूंढ ही ना पाए। जल्दी से वो छिपने के लिए हॉल में जाती है, लेकिन उसे वहां छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। फिर वो छिपने के लिए बेडरूम में जाती है और वहां वार्डरोब देखती है और उसके अंदर छिप जाती है। वो बेडरूम में जाकर वार्डरोब के अंदर छिप गई। अर्चना गिनती खत्म करती है और पूजा को खोजने लगती है। पहले बाथरूम में खोजती है, पर वो वहां नहीं थी। फिर वो हॉल में जाकर खोजने लगती है, पर उसे वो वहां भी नहीं मिली। और बाद में रसोई में जाकर भी देखती है, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। आखिर में बेडरूम में जाती है, पर वहां भी पूजा नहीं मिलती। परेशान हो जाती है। अरे कहां छिप सकती है ये सोचकर वो कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसे वार्डरोब में से आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही खोला तो देखा कि पूजा वहीं थी। ये देखकर सास को जलन होने लगी और उसने उन दोनों के लिए सच में कोई काम तलाश करने की सोची, जिससे उन्हें फालतू समय नहीं मिले और साथ ही घर में 4 पैसे भी आए। और तभी उन्हें फूड डिलीवरी के बारे में ध्यान आता है और वो सोचती है कि इनके लिए यही ठीक रहेगा, जहां वे दोनों खुद को बिजी रख सकेंगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया, जहां दोनों बहुएं जाकर ऑर्डर लेती और फूड सप्लाई करती। देखो कितनी चिंटू है हमारी सास, वो हमें आराम में देखना नहीं चाहती और बिना अपने किसी फायदे के तो वो कोई बिजनेस शुरू करेगी नहीं। वो उन दोनों को बुलाती है और अपना आइडिया उन दोनों को बताने लगती है और उसके बारे में बात करती है। देखो बहुओं, हमारे पति खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी आमदनी फिर भी कम है। इसलिए मेरे विचार से हमें एक फूड स्टॉल शुरू करना चाहिए और मैं जानती हूँ कि मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जरूर, क्यों नहीं, हमें तुरंत बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हम स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो बदले में आपको भी तो हमें कुछ कीमती तोहफा देना चाहिए था। क्यों नहीं, जब लोग खाना खाकर उसकी तारीफ करेंगे तो तुम लोगों को भी उसी हिसाब से तोहफा मिलेगा। पहले काम तो कर कर दिखाओ। तुरंत दोनों लड़कियों ने अपना काम शुरू कर दिया। वे जलाने की लकड़ी लगाकर चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन रखती हैं। पूजा ताजा पानी लेकर बर्तन में डालती है और अर्चना सब्जियां काटने लगती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी ने सुबह से शाम तक लगातार काम किया और राजेश्वरी दोनों को काम करते देख मनी मन खुश होने लगी। खाना पकाने के बाद तीनों तैयार हो जाती हैं और उनका खाना लेने के लिए
ऑटो के आने का इंतजार करती हैं। ऑटो के आने पर सामान लोड करती हैं। फिर आधे घंटे चलने के बाद वे उस जगह पर आ जाते हैं जहां से उनका ऑर्डर आया था। वहां एक तंबू लगा हुआ था और शोभना ने जब उन्हें खाने के सामान के साथ आते हुए देखा तो वो निश्चिंत हो गई। आंगन में पीछे हमने तुम्हारे लिए जगह रखी है, अपना सामान तुम वहीं रख सकते हो। ये सुनकर राजेश्वरी ने अपनी बहुओं से कहा कि सामान ले जाकर टेबल पर ठीक से जमा दें। दोनों बहुएं अपनी सास के कहे अनुसार जाकर टेबल पर अच्छे से खाना जमा देती हैं। राजेश्वरी ऑटो वाले को उसका किराया देती है और वो चला जाता है। फिर वो अपनी बहुओं के पास आती है। तभी शोभना एक बूढ़ी महिला के साथ वहाँ आती है और कहती है, देखो ये इस परिवार में सबसे बड़ी हैं और साथ ही साथ वो जबरदस्त खाना भी पकाती हैं। अब वो आपके लाए खाने को चखेंगी, अगर उन्हें अच्छा लगा तो तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे। वो महिला एक कुर्सी पर बैठ जाती है और राजेश्वरी उसे प्लेट लगाकर देती है। तुमने जो चटनी बनाई है बहुत स्वादिष्ट है, मैंने इसे तैयार किया था, क्या सच में अच्छी है? लेकिन जब मैंने दाल का स्वाद चखा तो वो तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगी, बहुत अच्छी बनी है। उसकी बातों से पूजा खुश हुई। वो सब सामान खाकर बुढ़िया वहां से चली गई। इस दौरान दोनों बहुओं का आपस में झगड़ा हो गया। देखो माँ, इस महिला ने मेरी कुकिंग को कितना पसंद किया ना। ये सही नहीं है, हमने जो कुछ भी किया दोनों ने मिलकर किया। तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे तुमने सब कुछ अलग किया। इसके बाद तो दोनों में बहस होने लगी और दोनों आपस में झगड़ने लगी और साथ ही साथ एक दूसरे पर सामान फेंकने लगी। जब वे सामान फेंक रही थी तो कुछ करी राजेश्वरी पर भी पड़ गई और राजेश्वरी के चेहरे पर टपकने लगी। उधर लुढ़कते हुए एक बर्तन राजेश्वरी के सिर पर भी गिर जाता है। लेकिन दोनों जेठानी देवरानी आपस में लड़ाई में लगी रहती हैं और वे सब कुछ एक दूसरे पर फेंकने लगती हैं। अंत में कुछ हाथ नहीं आने पर वे अपनी बहस बंद कर देती हैं और शोभना आकर कहती है, देखो राजेश्वरी, तुम्हारी बहुओं को इस तरह लड़ते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए अब मैं तुम सबको इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं दूंगी, तुम सब जाओ। तीनों अपने अपने बर्तन उठाकर उस जगह से निकल जाती हैं। घर पहुंचने के बाद सास उन दोनों को अच्छी तरह से डांट लगाती है और इतना ही नहीं, उस दिन के बाद से उन दोनों लड़कियों को कभी भी खाली नहीं बैठने देती।